नमस्कार दोस्तों, मैं शुभम पाटीदार संदीप सर्जिके में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, मेरा नाम शुभम पाटीदार है। मैं हिंदी विषय की फैकल्टी हूं। दोस्तों, जैसा कि आपको काफ़ी समय से इंतजार था हिंदी की क्लास का, तो मैं आपके सामने हिंदी विषय की क्लास लेकर उपस्थित हुआ हूँ। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, इस समय पूरा भारत देश कोविड-19 महामारी से जूझ रहा है। ऐसे में हमें घरों से कम बाहर निकलना है। अनावश्यक रूप से घर से बाहर न निकलें, जितना आवश्यक हो उतना ही बाहर निकलें, क्योंकि लॉकडाउन खत्म हुआ है, कोरोना नहीं। चलिए आइए दोस्तों, हम आज से अपने हिंदी विषय की क्लास शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि हम कैसे हिंदी की शुरुआत करेंगे, कैसे छोटी छोटी बातों का ध्यान रखेंगे और एक अंतिम रूप हिंदी विषय को देंगे। दोस्तों, सबसे पहले हम हिंदी विषय की छोटी छोटी बातों पर विचार करते हैं। सबसे पहले दोस्तों, हिंदी विषय में जो चीज आती है वो आता है शब्द। दोस्तों, शब्द से तात्पर्य है कि हिंदी विषय में जो शब्द है हिंदी, वह किस भाषा का शब्द है। दोस्तों, अधिकांश जब हम पूछते हैं कि हिंदी किस भाषा का शब्द है, तो हमें जवाब मिलता है कि सर हिंदी भाषा का शब्द है। क्यों? क्योंकि हिंदी एक भाषा है, परंतु ऐसा नहीं है। दोस्तों, जो हिंदी शब्द है वह हिंद से बना है। हिंदी जो शब्द है दोस्तों, वह किससे बना है? हिंद से। और दोस्तों, जो हिंद शब्द है वह फारसी भाषा का शब्द है। कौन सी भाषा का शब्द है? फारसी भाषा का शब्द है। तो दोस्तों, अतः हिंदी भी जो शब्द कहलाएगा वह फारसी भाषा का शब्द कहलाएगा। नंबर 2 बात आती है दोस्तों वर्णन। वर्णन से तात्पर्य है कि हिंदी भाषा का वर्णन कहाँ किया गया है। दोस्तों, हिंदी भाषा का वर्णन भारतीय संविधान की अनुसूची नंबर 8 में किया गया है। हिंदी भाषा का वर्णन भारतीय संविधान की अनुसूची 8 में किया गया है। अनुसूची 8 के भाग 17 के अनुच्छेद 343 में हिंदी भाषा का वर्णन है। दोस्तों, जब संविधान बना था तब अनुसूची 8 में कुल 14 भाषाएं थी। धीरे धीरे भाषाएं जुड़ती गई और आज वर्तमान में 22 भाषाओं का वर्णन है। दोस्तों, अनुसूची 8 में कुल 22 भाषाओं का वर्णन किया गया है। हिंदी जो शब्द है वह फारसी भाषा का शब्द है। हिंदी भारतीय संविधान के अनुसूची 8 के भाग 17 के अनुच्छेद 343 में हिंदी का वर्णन किया गया है। नंबर 3 बात आती है दोस्तों भाषा। जो हिंदी है वह कौन सी भाषा है? सबसे पहला ऑप्शन आता है राष्ट्रभाषा। नंबर 2 बात आती है राजकीय भाषा। नंबर 3 बात आती है राजभाषा। और नंबर 4 नन ऑफ दिस। दोस्तों, जब एग्जाम में प्रश्न आता है कि हिंदी भाषा है, नंबर 1 राष्ट्रभाषा, नंबर 2 राजकीय भाषा, नंबर 3 राजभाषा, नंबर 4 इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, सबसे पहले बच्चे सोचते हैं कि हिंदी पूरे राष्ट्र में बोली जाती है, तो उन्हें लगता है कि हिंदी राष्ट्रभाषा है। नंबर 2 उन्हें लगता है कि ये पूरे राज्यों में बोली जाती है, तो हिंदी राजभाषा राजकीय भाषा है। नंबर 3 लगता है बच्चों को कि राजभाषा है। दोस्तों, जो हिंदी है वह हमारी राजभाषा है। राजभाषा का मतलब होता है कि जो कुछ ही राज्य में बोली जाती है। दोस्तों, हिंदी भाषा को बोलने से मतलब नहीं है कि खाली हमें बोलना आता है। दोस्तों, हिंदी भाषा से मतलब ये है कि बोलना, लिखना, उसको समझना और जितने भी हमारे कार्य होते हैं राज्य संबंधी, वह किस भाषा में होते हैं, उसे कहा जाता है भाषा। अर्थात जैसे हम अगर गुजरात चले जाते हैं तो गुजरात में दोस्तों सारे जो कार्य होते हैं वो गुजराती भाषा में होते हैं।
तो गुजरात में कौन सी भाषा? गुजराती भाषा। पंजाब में पंजाबी भाषा, हरियाणा में हरियाणवी, छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ी, राजस्थान में राजस्थानी। तो दोस्तों अलग अलग क्षेत्र के हिसाब से अलग अलग भाषाओं का वर्णन किया गया है, अलग अलग भाषाएं वहां पर बोली जाती है। दोस्तों जो हिंदी है वह भारत के कुछ ही राज्यों में बोली जाती है, इसलिए हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया है। नंबर 4 आती है दोस्तों बात लिपि। लिपि का अर्थ होता है लिखने की क्रिया या लिखने का तरीका। दोस्तों जो हिंदी है वह देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। देवनागरी लिपि। दोस्तों हमने हिंदी के बारे में 4 चीजें जानी है। नंबर 1 कि जो हिंदी शब्द है वह किस भाषा का शब्द है, तो हिंदी जो है वो फारसी भाषा का शब्द है। जो हिंदी का वर्णन किया गया है वो कहाँ किया गया है? अनुसूची नंबर 8 के भाग 17 के अनुच्छेद 343 में किया गया है। नंबर 3 भाषा, हिंदी जो है दोस्तों कौन सी भाषा है? राजभाषा है। तो जो नंबर 4 आती है लिपि, अर्थात हिंदी जो है वो कौन सी लिपि है? देवनागरी लिपि है। देवनागरी लिपि में हिंदी को लिखा जाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। दोस्तों अब हम देखते हैं कि हम कैसे अपने सब्जेक्ट की शुरुआत करेंगे और धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे। दोस्तों जो हिंदी विषय है उसको पढ़ने की दृष्टि से 3 खंडों में विभाजित किया गया है। नंबर 1 आता है भाषा खंड, नंबर 2 आता है साहित्य खंड, नंबर 3 आता है व्याकरण खंड। दोस्तों भाषा खंड, भाषा खंड में दोस्तों हम देखते हैं कि हिंदी भाषा का उद्गम कहां से हुआ, हिंदी भाषा का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है, हिंदी भाषा में कौन कौन से लेखक आए हैं, कौन कौन से रचनाकार आए हैं, किन्होंने हिंदी भाषा की रचना की है। अब हिंदी भाषा दोस्तों जरूरी नहीं है कि हिंदी भाषा ही पहले, दोस्तों हिंदी भाषा से पहले संस्कृत भाषा थी, संस्कृत भाषा से पहले पाली भाषा थी, पाली भाषा से पहले अपभ्रंश भाषा थी जो कि आदिमानव के समय की थी। धीरे धीरे वर्णन किया गया है अलग अलग रूप से, धीरे धीरे उसमें हमने सुधार किया है और आज हम हिंदी के रूप में उसको स्वीकृत किया है। पहले अपभ्रंश थी, अपभ्रंश को थोड़ा सा एक आधुनिक रूप देके हमने पाली में कन्वर्ट किया, पाली के बाद संस्कृत में कन्वर्ट किया, संस्कृत के बाद वो हिंदी बनी। ऐसे धीरे धीरे आया दोस्तों। हिंदी भाषा का इतिहास जब हम पढ़ेंगे तब हम इसको और डीप में पढ़ेंगे। हिंदी भाषा के बाद आता है हमारा साहित्य खंड। साहित्य खंड में दोस्तों हम पढ़ेंगे कि हिंदी में कौन कौन से रचनाकार आए हैं, उन्होंने क्या क्या रचनाएं की है, कौन कौन से लेखक आए हैं, उन्होंने कौन कौन सी कविताएं लिखी है। रचनाकार, रचनाएं, पत्र पत्रिकाएं, निबंध लेखन, पत्र लेखन। जब भी हम अगर मान लो कोई भाई अपने भाई को पत्र लिख रहा है तो वह किस शब्द का प्रयोग करेगा, अगर एक शिष्य अपने गुरु को पत्र लिख रहा है तो वह किस शब्द का प्रयोग करेगा, अगर एक बालक, एक बेटा अपनी माताजी को पत्र लिख रहा है तो किस शब्द का प्रयोग करेगा। इन बातों का ध्यान हम साहित्य खंड में रखेंगे। साहित्य खंड के बाद आता है दोस्तों हमारा व्याकरण खंड। व्याकरण खंड दोस्तों हमारी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर हम दोस्तों एसआई की बात करते हैं तो एसआई में जो हिंदी आती है वो 70 से 100 नंबर की हिंदी आती है। चाहे आप राजस्थान एसआई ले लो, चाहे आप एमपी एसआई ले लो, चाहे यूपी एसआई, चाहे छत्तीसगढ़ एसआई, किसी भी एसआई के एग्जाम में हिंदी का अति महत्वपूर्ण योगदान होता है। एसआई की एग्जाम में हिंदी बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है दोस्तों, हिंदी का बहुत ही वेटेज है। 70 से 100 नंबर की हिंदी में दोस्तों जो व्याकरण आती है वह आती है 50 नंबर की। उसके बाद जो साहित्य खंड आता है वह आता है 10 नंबर का। जो भाषा खंड आता है वह आता है 10 नंबर का। दोस्तों ये एमपीएसआई के अकॉर्डिंग है। एमपीएसआई में जो हिंदी आती है वो 70 नंबर की आती है, जो कि इन 3 पार्ट में डिवाइड रहती है। जहां तक दोस्तों मेरा मानना है व्याकरण खंड का हमारी हिंदी में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस है।
अतः सबसे पहले हम अपनी व्याकरण स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम अपनी व्याकरण पर अच्छी कमांड बनाएंगे। व्याकरण में क्या क्या चीजें होती है, कैसे हम शब्दों पर कमांड करेंगे, शब्दों पर अपनी अच्छी कमांड बनाएंगे, किस शब्द का क्या अर्थ होता है। जैसे दोस्तों मान लो उदाहरण के लिए मैंने आपको बोल दिया गंगोर्मी। अब दोस्तों जो गंगोर्मी शब्द है वह दो शब्दों से मिलकर बना है, गंगा प्लस उर्मी। अब दोस्तों गंगा का अर्थ तो हम सभी को पता है कि गंगा नदी है, उर्मी का अर्थ दोस्तों हमको नहीं पता। अब अगर हमें उर्मी का अर्थ नहीं पता तो दोस्तों हम गंगोर्मी का अर्थ भी नहीं बता पाएंगे। तो दोस्तों शब्दों पर कमांड करना बहुत जरूरी है। हमें अपने शब्दों का अर्थ याद करना पड़ेगा, शब्दावली दोस्तों याद करना पड़ेगी, शब्दों का अर्थ याद होना बहुत ही जरूरी है। गंगोर्मी में दोस्तों गंगा का अर्थ होता है गंगा नदी, उर्मी का अर्थ होता है लहर, अर्थात गंगा नदी की जो लहर होती है उसे कहा जाता है गंगोर्मी। चलिए दोस्तों हम अपनी व्याकरण की शुरुआत करते हैं। दोस्तों व्याकरण में जो सबसे पहला टॉपिक आता है वो आता है वर्णमाला। दोस्तों वर्णमाला में हम वर्णों का ज्ञान लेंगे। वर्णमाला में हम सबसे पहले देखेंगे कि ध्वनि क्या होती है, वर्ण क्या होता है, अक्षर क्या होते हैं, शब्द क्या होते हैं, वाक्य क्या होते हैं। उसके बाद आचार्य पंडित कामता प्रसाद गुरु आते हैं। पंडित कामता प्रसाद गुरु के अनुसार ध्वनि दो प्रकार की होती है, स्वर और व्यंजन। पंडित कामता प्रसाद गुरु के अनुसार स्वर दो प्रकार के होते हैं, मूल स्वर और संधि स्वर। संधि स्वर दो प्रकार के होते हैं, दीर्घ संधि स्वर और संयुक्त संधि स्वर। मूल स्वर, संधि स्वर, दीर्घ संधि स्वर, संयुक्त संधि स्वर। उसके बाद देखेंगे स्वरों का वर्गीकरण। स्वरों का वर्गीकरण चार प्रकार से किया गया है, मात्रा या उच्चारण के आधार पर, नंबर 2 उष्टाकृति के आधार पर, नंबर 3 जाति के आधार पर, नंबर 3 जाति के आधार पर, नंबर 4 जीव के उठने के आधार पर, नंबर 5 जीव के प्रयोग के आधार पर। जीव के प्रयोग के आधार पर जो हमारे जो वर्ण होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, स्वर होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, अग्र स्वर, मध्य स्वर, पश्च स्वर। अग्र स्वर अर्थात जिनके उच्चारण मुख का अगला भाग कार्य करता है वह अग्र स्वर कहलाते हैं। मध्य स्वर अर्थात जिनमें जीव का मध्य भाग कार्य करता है वह मध्य स्वर कहलाते हैं। पश्च स्वर, पश्च मतलब है पिछला, अर्थात जिसमें जीव का पिछला भाग कार्य करता है वह पश्च स्वर कहलाते हैं। स्वर के बाद हम देखेंगे व्यंजन। व्यंजन हमारे जो होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 स्पर्शी व्यंजन, नंबर 2 उष्म या संघर्षी व्यंजन, नंबर 3 अंतस्थ व्यंजन, नंबर 4 उष्णित व्यंजन। व्यंजन के बाद हम देखेंगे व्यंजनों का वर्गीकरण। व्यंजनों का वर्गीकरण 2 प्रकार से किया गया है, श्वास या वायु के आधार पर और स्वर तंत्रियों के आधार पर। श्वास या वायु के आधार पर जो स्वर होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, अल्प प्राण और महाप्राण। स्वर तंत्रियों के आधार पर जो स्वर होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, अघोष और सघोष। इसके बाद हम देखेंगे कि द्वित्व व्यंजन क्या होता है, संयुक्त व्यंजन क्या होता है। उसके बाद हम देखेंगे कि किन किन वर्णों का उच्चारण मुख में कहां से होता है। दोस्तों मुख में बहुत सी इंद्रियां होती है, जैसे जीवा, नंबर 2 ओष्ठ, कंठ, तालु, मूर्धा। तो दोस्तों हम पढ़ेंगे कि क्या मूर्धा होता है, क्या तालु होता है, क्या कंठ होता है, क्या ओष्ठ होता है, क्या दंत होता है, किस वर्ण का उच्चारण कहां से होता है। ठीक है। उसके बाद दोस्तों अयोगभाव वर्ण आते हैं। अलग अलग आचार्यों ने दोस्तों अलग अलग बातें की हैं। आचार्य पंडित कामता प्रसाद गुरु आते हैं, आचार्य किशोरदास वाजपेयी आते हैं, आचार्य केशवदास जी आते हैं। आचार्य किशोरदास वाजपेयी जी बताते हैं कि हिंदी वर्णमाला में अयोगभाव वर्णों का वर्णन किया गया है। अयोगभाव वर्ण दोस्तों क्या होते हैं, वे वर्ण जो न तो स्वर है न ही व्यंजन है, किंतु परिस्थिति के अनुसार वे स्वर भी हो जाते हैं और व्यंजन भी हो जाते हैं। वे वर्ण अयोगभाव वर्ण कहलाते हैं। इनकी संख्या 2 है, अम और अह। दोस्तों जब भी हम अनाराम की शुरुआत करते हैं तो अ आ इ ई उ ऊ री ए ऐ ओ औ अम अह। तो दोस्तों बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि कब स्वर 10 लगाना है, कब स्वर 11 लगाना है, कब स्वर 13 लगाना है। तो दोस्तों ये भी हम इसमें वर्णमाला में देखेंगे। वर्णमाला के बाद दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा वर्ण विच्छेद। वर्ण विच्छेद दोस्तों वर्ण क्या होते हैं, अक्षर के लिखित रूप को वर्ण कहते हैं।
विच्छेद का मतलब होता है दोस्तों अलग अलग करना, अर्थात प्रत्येक शब्द में से स्वर एवं व्यंजन ध्वनियों को अलग अलग करना वर्ण विच्छेद कहलाता है। दोस्तों जब हम संधि पढ़ते हैं तो संधि से पहले हमें वर्ण विच्छेद का ज्ञान होना जरूरी है। संधि से पहले हम वर्ण विच्छेद पढ़ते हैं, देन हम अपनी संधि की शुरुआत करते हैं। वर्ण विच्छेद के बाद आता है संधि। दोस्तों संधि में हम सबसे पहले देखेंगे कि संधि दो शब्दों से मिलकर बना है। समधि जिसका अर्थ होता है विकार, परिवर्तन या चेंज। संधि की परिभाषा देखेंगे। संधि की परिभाषा के बाद हम देखेंगे संधि के प्रकार। संधि 3 प्रकार की होती है, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। स्वर संधि 5 प्रकार की होती है। नंबर 1 दीर्घ स्वर संधि, नंबर 2 पूर्ण स्वर संधि, नंबर 3 वृद्धि स्वर संधि, नंबर 4 यण स्वर संधि, नंबर 5 अयादी स्वर संधि। स्वर संधि के बाद हम देखेंगे व्यंजन संधि। दोस्तों व्यंजन संधि के कोई प्रकार नहीं होते हैं, परंतु व्यंजन संधि को पढ़ने की दृष्टि से 10 नियमों में विभाजित किया गया है। उन 10 नियमों को देखेंगे। उसके बाद आती है विसर्ग संधि। विसर्ग संधि के भी दोस्तों कोई प्रकार नहीं होते हैं, परंतु विसर्ग संधि को भी पढ़ने की दृष्टि से 4 नियमों में विभाजित किया गया है। हम वह 4 नियम देखेंगे। हम पहचानना सीखेंगे कि हम कैसे पहचानेंगे कि ये शब्द स्वर संधि का है, ये शब्द व्यंजन संधि का है, ये शब्द विसर्ग संधि का है। दोस्तों कंपटीशन बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। अब दोस्तों एग्जाम में ऐसे प्रश्न नहीं आते हैं कि विद्याधन आलय बराबर विद्यालय, देवधन आलय बराबर देवालय। ऐसे प्रश्न दोस्तों अब नहीं आते। अब एक लेवल बढ़ चुका है। अब दोस्तों आता है कि बताइए गुडाकेश में कौन सी संधि है। गुडाकेश का संधि विच्छेद क्या होगा, गंगोर्मी का संधि विच्छेद क्या होगा, महर्षि, देवर्षि, तल्लीन में कौन सी संधि है। फिर आता है दोस्तों भर्तरी। बहुत सारे शब्द है दोस्तों संधि के। दोस्तों ये भी है कि दोस्त हर एक शब्द में संधि नहीं होती है। जैसे मैंने बोला ममता, अब दोस्तों ममता एक शब्द है, किसी का नाम होता है, नामों में संधि नहीं होती है। कुछ नामों में संधि होती है, जैसे जगदीश, जगत, धन, ईश, व्यंजन संधि, नो डाउट। बट दोस्तों सारे नामों में संधि नहीं होती है, हर एक शब्द में संधि नहीं होती है। जरूरी नहीं है कि कोई भी शब्द हो और उसमें संधि हो। जैसे पूजा, पूजा एक शब्द है, किसी का नाम है, अब दोस्तों उसमें कोई संधि नहीं है। पूधन, जा, कोई संधि नहीं है, एक विकार उत्पन्न नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, अर्थात संधि हर एक शब्दों में नहीं होती है। संधि पहचानना सीखेंगे, संधि विच्छेद करना सीखेंगे। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। संधि के बाद आता है हमारा टॉपिक समास। समास में दोस्तों हम सबसे पहले देखेंगे कि समास की परिभाषा, समास का शाब्दिक अर्थ। दोस्तों समास का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षेप या छोटा करने का ढंग या प्रक्रिया। उसके बाद हम देखेंगे समास की परिभाषा। दो या दो से अधिक शब्दों या पदों को मिलाने की प्रक्रिया को समास कहते हैं तथा बने पद को समस्त पद, सामयिक पद या सामासिक पद कहते हैं। जैसे माता पिता। अब माता पिता का दोस्तों समास वगैरह करेंगे तो क्या होगा, माता पिता कैसा शब्द है, माता पिता जो है वो सामयिक पद है, सामासिक पद है। माता पिता का समास विग्रह करेंगे तो क्या होता है, माता और पिता, ये हो जाएगा समासिक विग्रह। उसके बाद हम देखेंगे समास के कितने प्रकार होते हैं। समास सामान्यतः जो होते हैं वो 6 प्रकार के होते हैं। अव्ययभाव समास, द्वंद्व समास, तत्पुरुष समास, बहुव्रीहि समास, द्विगु समास और कर्मधारय समास। पंडित कामता प्रसाद गुरु के अनुसार समास 4 प्रकार के होते हैं। अव्ययभाव समास, द्वंद्व समास, बहुव्रीहि समास और तत्पुरुष समास। पंडित कामता प्रसाद गुरु ने तत्पुरुष समास के 2 भेद बताए हैं, वो 2 भेद हम देखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे समास के उदाहरण कि अव्ययभाव समास कैसे पहचानेंगे कि नीलकंठ में कौन सा समास है, कैसे पहचानेंगे लंबोदर में कौन सा समास है। समास पहचानने के लिए हमें पता होना चाहिए कि प्रधान क्या होता है, गौण क्या होता है, किस समास में 2 पद प्रधान होते हैं, किस समास में दोनों पद गौण होते हैं, लंबोदर में कौन सा समास है। ठीक है दोस्तों, समास के बाद हम आगे बढ़ते हैं काव्य। समास के बाद दोस्तों हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है काव्य। काव्य का जो शाब्दिक अर्थ होता है दोस्तों वो कविता या पद्य होता है। इसमें हम देखेंगे कि कौन कौन से अपने आचार्य आए, कौन कौन से पंडित आए, किन पंडितों का कथन क्या रहा। जैसे काव्य में कहा जाता है कि कवि काव्येति तस्य कर्म काव्यम, अर्थात कवि का कर्म ही काव्य है। काव्य के प्रमुख अंग देखेंगे। काव्य के जो प्रमुख 3 अंग होते हैं, काव्य के दोस्तों 4 अंग होते हैं, रस, छंद, अलंकार और शब्दार्थ। काव्य के बाद दोस्तों हम देखेंगे रस। रस क्या होता है, क्या रस पीने या चखने का पदार्थ है।
रस पीने या चखने का पदार्थ है। जिस प्रकार रसपान से हमारी आत्मिक पिपासा शांत होती है, ठीक उसी प्रकार साहित्यिक रसपान से हमारी आत्मिक व मानसिक पिपासा शांत होती है। रस का विवेचन किसने किया है? रस का विवेचन दोस्तों आचार्य भरत मुनि ने किया है। आचार्य भरत मुनि का एक प्रसिद्ध ग्रंथ है नाट्य शास्त्र, जिसमें रस का विवेचन किया गया है। चूंकि दोस्तों आचार्य भरत मुनि ने रस का विवेचन किया है, परंतु वे खुद ही ये प्रश्न उठाते हैं कि क्या रस पीने या चखने का पदार्थ है, तो हम उस पर विचार करेंगे। उसके बाद हम देखेंगे रस की उत्पत्ति, रस की उत्पत्ति कैसे हुई है। रस के हम भाव देखेंगे। रस के जो दोस्तों भाव होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं, स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव। स्थायी भाव दोस्तों जो होते हैं वो हमारे हृदय में जन्म से लेकर विद्यमान रहते हैं, जन्म से मृत्यु पर्यंत रहते हैं। जन्म से हमारे शरीर में, हमारे हृदय में भाव जागृत होते हैं, वे भाव स्थायी भाव कहलाते हैं। यह भाव स्थायी रूप से विद्यमान रहते हैं, परंतु परिस्थिति के अनुसार कुछ क्षण के लिए आते हैं और वापस चले जाते हैं। 8 भाव होते हैं दोस्तों, प्रत्येक भाव का अपना एक रस होता है। उसके बाद 9वां रस की उत्पत्ति की गई है, शांत रस। उसके बाद 10वां रस वात्सल्य रस। उसके बाद 11वां रस भगवत रस। हम देखेंगे रस की उत्पत्ति कैसे हुई है। प्रत्येक रस, प्रत्येक स्थायी भाव का अपना एक रस होता है। सारे रसों को हम अच्छे से पढ़ेंगे, ज्यादा से ज्यादा उदाहरण करने की कोशिश करेंगे। उसके बाद दोस्तों रस के बाद आता है छंद। छंद दोस्तों, छंद छद धातु से मिलकर बना है, जिसका अर्थ होता है आह्लादित करना, खुश करना या प्रसन्न करना। छंद में दोस्तों अधिकतर बच्चों को समस्याएं आती है, पर छंद बहुत ही आसान तरीके से पढ़ेंगे। छंद में कुछ नहीं है दोस्तों, अगर आप मात्राएं गिनना सीख गए तो समझ जाइए आप छंद सीख गए। छंद का अर्थ होता है आह्लादित करना, खुश करना या प्रसन्न करना। छंद का वर्णन कहाँ किया गया है, किस छंद का वर्णन कहाँ किया गया है, छंद हम कैसे पहचानेंगे, कितने प्रकार के छंद होते हैं, मात्रिक छंद, वाणिक छंद, मुक्तक छंद। मात्रिक छंद दोस्तों क्या होता है, मात्रा के आधार पर की गई काव्य रचना मात्रिक छंद कहलाती है, वर्णों के आधार पर की गई काव्य रचना वाणिक छंद कहलाती है। मुक्तक छंद हमारे सिलेबस में नहीं है दोस्तों। मात्रिक छंद जो होते हैं 3 प्रकार के होते हैं, सममात्रिक छंद, विषम मात्रिक छंद, अर्धसममात्रिक छंद। वाणिक छंद 3 प्रकार के होते हैं, समवाणिक छंद, अर्धसमवाणिक छंद, विषम वाणिक छंद। सममात्रिक छंद क्या होते हैं दोस्तों, सम का अर्थ होता है समान, तथा मात्रिक का अर्थ होता है मात्राओं की गणना, अर्थात वे छंद जिसके प्रत्येक चरण में मात्राओं की संख्या समान होती है उन्हें सममात्रिक छंद कहते हैं। अर्धसममात्रिक छंद, अर्ध का मतलब होता है आधा, अर्थात आधे चरणों में समान, आधे में असमान। छंद में दोस्तों 4 चरण होते हैं। कितने चरण होते हैं, 4। सम चरणों में प्रत्येक चरण में मात्रा की संख्या कैसी होती है, समान होती है। रोला, गीतिका, हरि गीतिका, इनकी सब हम बात करेंगे, है ना दोस्तों। उसके बाद हम देखेंगे अर्धसममात्रिक छंद। अर्धसममात्रिक छंद क्या होता है, वे छंद जिसके प्रथम व तृतीय चरणों में मात्राओं की संख्या समान तथा द्वितीय और चतुर्थ चरणों में मात्राओं की संख्या समान होती है, अर्धसममात्रिक छंद कहलाते हैं। विषम मात्रिक छंद, 2 असमान छंदों से मेल से बने छंद को विषम मात्रिक छंद कहते हैं, जैसे उल्लाला, जैसे छप्पे और कुंडलियां। जो कुंडलियां दोस्तों दोहा और रोला से मिलकर बनता है, छप्पे रोला उल्लाला से मिलकर बनता है। सारी चीजों को हम देखेंगे दोस्तों। छंद के बाद हम देखेंगे अलंकार। अलंकार का दोस्तों शाब्दिक अर्थ होता है आभूषण या गहना, अर्थात दोस्तों जिस प्रकार हमारी माता बहनें, महिलाएं अपने शरीर की सुंदरता के लिए, अपने शरीर की शोभा बढ़ाने के लिए आभूषणों का उपयोग करती है, ठीक उसी प्रकार काव्य की शोभा बढ़ाने के लिए अलंकारों का उपयोग किया जाता है। अर्थालंकार होते हैं, बहुत सारे अलंकार होते हैं दोस्तों, अनुप्रास अलंकार होते हैं, श्लेष अलंकार होते हैं, उत्प्रेक्षा अलंकार होते हैं। सारे अलंकारों का हम ज्ञान अलंकार वाले टॉपिक में लेंगे दोस्तों। अलंकार के बाद आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक शब्द विचार। 9वां टॉपिक आता है दोस्तों हमारा शब्द विचार। दोस्तों शब्द विचार जो टॉपिक है उसमें से व्याकरण में अधिकतर प्रश्न आते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों। जैसे मान लो एक होता है दोस्तों, चलिए हम पहले देखते हैं शब्द विचार, उसके बाद हम इसकी बात करते हैं दोस्तों। शब्द विचार का वर्गीकरण पढ़ने की दृष्टि से 4 भागों में किया गया है।
नंबर 1 प्रयोग के आधार पर, नंबर 2 उत्पत्ति के आधार पर, नंबर 3 रचना के आधार पर, और नंबर 4 अर्थ के आधार पर। दोस्तों शब्द विचार का जो वर्गीकरण किया गया है वो पढ़ने की दृष्टि से 4 भागों में किया गया है। नंबर 1 प्रयोग के आधार पर, नंबर 2 उत्पत्ति के आधार पर, नंबर 3 रचना के आधार पर, नंबर 4 अर्थ के आधार पर। दोस्तों प्रयोग के आधार पर जो शब्द होते हैं वह 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 विकारी शब्द, नंबर 2 अविकारी शब्द। दोस्तों विकार का शाब्दिक अर्थ होता है परिवर्तन, अर्थात वे शब्द जिनमें लिंग वचन पुरुष काल इत्यादि के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है विकारी शब्द कहलाते हैं। विकारी शब्द दोस्तों 4 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 संज्ञा, नंबर 2 सर्वनाम, नंबर 3 क्रिया, नंबर 4 विशेषण। दोस्तों अविकारी का अर्थ होता है वे शब्द जिनमें लिंग वचन पुरुष कारक इत्यादि के आधार पर परिवर्तन नहीं किया जा सकता है, ऐसे शब्द अविकारी शब्द कहलाते हैं। अविकारी शब्द 4 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 क्रिया विशेषण, नंबर 2 संबंध बोधक, नंबर 3 समुच्चय बोधक, नंबर 4 विस्मयादि बोधक। नेक्स्ट आता है दोस्तों उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर दोस्तों जो शब्द होते हैं वह 4 प्रकार के होते हैं। तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, संकर। तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज और संकर। रचना के आधार पर दोस्तों जो शब्द होते हैं वह 3 प्रकार के होते हैं। रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द, योग रूढ़ शब्द। नंबर 1 रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। अर्थ के आधार पर जो दोस्तों शब्द होते हैं वह 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 सार्थक, नंबर 2 निरर्थक। दोस्तों जो सार्थक शब्द होते हैं वह 4 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 एकार्थी, नंबर 2 अनेकार्थी, नंबर 3 विपरीतार्थी, नंबर 4 समानार्थी। दोस्तों जब हम शब्द विचार पढ़ेंगे तब इस चार्ट को फिर से बनाएंगे। अभी आप रफली इस चार्ट को देख लीजिएगा। क्या क्या देखा दोस्तों हमने? जो शब्द होते हैं वह 4 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 जो शब्द होते हैं उन्हें 4 भागों में विभाजित किया गया है। नंबर 1 प्रयोग के आधार पर, नंबर 2 उत्पत्ति के आधार पर, नंबर 3 रचना के आधार पर, नंबर 4 अर्थ के आधार पर। नंबर 1 प्रयोग के आधार पर। प्रयोग के आधार पर दोस्तों शब्द 2 प्रकार के होते हैं, विकारी शब्द, अविकारी शब्द।
विकार का अर्थ होता है दोस्तों परिवर्तन, अर्थात वे शब्द जिनमें लिंग वचन पुरुष कारक इत्यादि के द्वारा परिवर्तन किया जा सकता है विकारी शब्द कहलाते हैं। विकारी शब्द 4 प्रकार के होते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण। संज्ञा अर्थात जो संज्ञा क्या होती है, जितनी भी हमारी चीजें होती दुनिया में जिनका कोई नाम है वह संज्ञा कहलाती है। सर्वनाम मैं, तुम, आप सब सर्वनाम कहलाते हैं। क्रिया क्या होती है दोस्तों, कर्म का अर्थ क्रिया 2 प्रकार की होती है, सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया, ये हम पढ़ेंगे। विशेषण क्या होता है दोस्तों, विशेष्य क्या होता है, जैसे मैंने बोला सीता सुंदर है, सीता कैसी दोस्तों, सुंदर है। किसकी विशेषता बतलाई दोस्तों अपन ने, सीता की। जब भी किसी की विशेषता बतलाई जाती है तो वह कहलाता है विशेष्य, तथा जो विशेषता बतलाई जाती है वह कहलाता है विशेषण। किसकी विशेषता बतलाई दोस्तों, सुंदर कौन है, सीता, अर्थात सीता क्या हो गई, विशेष्य। सीता कैसी दोस्तों, सुंदर, अर्थात सुंदर क्या हो गया, विशेषण। मैंने बोला कि घोड़ा तेज दौड़ता है, घोड़ा कैसा दौड़ता है दोस्तों, तेज। कौन दौड़ता है तेज, घोड़ा। किसकी विशेषता बतलाई, घोड़े की, तो घोड़ा क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा दोस्तों, घोड़ा विशेष्य। कैसा दौड़ता है घोड़ा, तेज दौड़ता है, तो तेज क्या हो गया, विशेषण। दौड़ना क्या हो गई, क्रिया, और है क्या हो गई, सहायक क्रिया। तो दोस्तों संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण पढ़ेंगे। उसके बाद क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक देखेंगे। विस्मयादि बोधक क्या होता है दोस्तों, विस्मयादि बोधक का चिन्ह ये होता है, जैसे अपन बोलते हैं ना, अरे ऐसा हो गया, अरे वैसा हो गया, छी कितनी गंदगी है, छी कितनी गंदगी है, ओ, ये सारे शब्द कैसे होते हैं दोस्तों, विस्मयादि बोधक। उसके बाद आता है उत्पत्ति के आधार पर 5 प्रकार के, तत्सम, तद्भव, देशज, विशेषण, संकर। तत्सम अर्थात जो संस्कृत के शब्द होते हैं तत्सम शब्द कहलाते हैं। तद्भव जिन्हें एक रूप देके हिंदी का कर दिया जाता है वो तद्भव का शब्द कहलाते हैं। जैसे दुग्ध, दुग्ध होता है दोस्तों तत्सम, दूध जो होता है वो होता है तद्भव। जैसे कर्ण, कर्ण का मतलब होता है कान, कर्ण होता है तत्सम, कान होता है तद्भव। खरजूर, खरजूर होता है तत्सम, खजूर होता है तद्भव। अंगुष्ठ, अंगुष्ठ होता है तत्सम, अंगूठा, अंगूठा होता है तद्भव। देशज अर्थात जो हमारे देसी भाषा में बोले जाते हैं, जैसे मम्मी आज तो पेट में बहुत गड़बड़ है, तो गड़बड़ शब्द दोस्तों हिंदी भाषा का शब्द नहीं है, गड़बड़ नहीं होता दोस्तों, खराब होता है, पेट खराब है ये बोलना चाहिए। हम क्या बोलते हैं, पेट बहुत गड़बड़ है। गड़बड़ क्या होता है, गड़बड़ दोस्तों देशज शब्द है, देसी भाषा में बोला जाता है। विदेशन जो विदेशी भाषा का शब्द है दोस्तों। जैसे आपने अधिकतर देखा होगा कि जब हमारी दादी बीमार होती हैं तो हमें क्या बोलती है कि बेटा मुझे डॉक्टर के पास ले चल। दोस्तों जो डॉक्टर शब्द है वो अंग्रेजी भाषा का शब्द है, अर्थात विदेशज शब्द है। दोस्तों दादी कभी स्कूल नहीं गई तो दादी को कैसे पता कि चिकित्सक को इंग्लिश में डॉक्टर बोलते हैं। दादी ने कभी ये बोला कि बेटा मुझे चिकित्सक के पास ले चल, नहीं। क्यों, क्योंकि डॉक्टर डॉक्टर बोलते बोलते दोस्तों हम उस शब्द को ऐसा ले आए हैं मानो वह हमारी हिंदी भाषा का शब्द है, परंतु वह विदेशी शब्द है, अंग्रेजी भाषा का शब्द है दोस्तों कई बार हम कॉलेज जा रहते हैं और हमारे मित्र आके पूछते हैं हमें दादी से कि आपका बेटा कहाँ गया है, तो दादी ये नहीं बोलती है कि मेरा बेटा महाविद्यालय गया है। दादी क्या बोलती है दोस्तों कि मेरा बेटा कॉलेज गया है। कॉलेज, महाविद्यालय को इंग्लिश में कॉलेज बोलते हैं, महाविद्यालय हिंदी शब्द है, कॉलेज इंग्लिश शब्द है, और कॉलेज कैसा शब्द है, विदेशी शब्द है। तो दोस्तों कई शब्द ऐसे होते हैं जो रहते विदेशी भाषा के हैं, परंतु डेली लाइफ में बोलते बोलते हम उन्हें एक ऐसा रूप में ले आते हैं जैसे मानो वे हिंदी भाषा में। संकर, दो भाषाओं को मिलाकर जो शब्द बना दिए जाते हैं संकर शब्द कहलाते हैं। रूढ़ शब्द, योगी शब्द, योग शब्द। रूढ़ शब्द दोस्तों वे शब्द होते हैं जिनका खंडन नहीं किया जा सकता है, वे शब्द रूढ़ शब्द कहलाते हैं। जैसे दोस्तों एक शब्द है चावल। अब दोस्तों चावल का हम दो भागों में तोड़ सकते हैं क्या? नहीं तोड़ सकते। चाधनवल, चावधनल, चाधनवल नहीं तोड़ सकते, अर्थात चावल कैसा शब्द हो गया, रूढ़ शब्द हो गया। दूध, दूध, दूधन नहीं तोड़ सकते। पानी, पाधनी नहीं तोड़ सकते। मकान, मधन कान, मकदन आन नहीं तोड़ सकते। तो दोस्तों ऐसे शब्द जिनका खंडन नहीं किया जा सकता है वे शब्द रूढ़ शब्द कहलाते हैं। योगी शब्द, योगी का अर्थ होता है जुड़ के बनना, अर्थात वे शब्द जो दो शब्दों से मिलकर बनते हैं, या वे शब्द जिन्हें दो भागों में
विभाजित किया जा सकता है तथा प्रत्येक शब्द का सार्थक अर्थ निकलता हो, ऐसे शब्द यौगिक शब्द कहलाते हैं। जैसे विद्यालय, विद्याधन, आलय। विद्या का अर्थ होता है विद्या, आलय का अर्थ होता है विद्या प्राप्त करने का स्थान अर्थात विद्यालय। देवालय, देवधन, आलय। साधुर्जा, साधुधन, ऊर्जा। महूर्जा, महाधन, ऊर्जा। महर्षि, महाधन, ऋषि। तो दोस्तों ऐसे शब्द जिन्हें दो भागों में तोड़ा जा सकता है यौगिक शब्द कहलाते हैं। नेक्स्ट योगरूढ़ शब्द। योगरूढ़ शब्द का अर्थ होता है कि वे शब्द जो दो भागों से में विभाजित तो की जा सकते हैं परंतु उसका तीसरा अर्थ प्रधान होता है। जैसे लंबोदर। लंबोदर दोस्तों दो शब्दों से मिलकर बना है, एक लंबा और एक उदर। लंबा है उदर जिसका, उदर मतलब होता है पेट। इसका पेट दोस्तों लंबा है गणेश जी का, अर्थात गणेश जी क्या हो गए, प्रधान हो गए। तो लंबोदर। जलज, जलज। जल मतलब होता है पानी, जल। ज मतलब होता है जन्म लेने वाला, अर्थात जल में कौन जन्म लेता है, कमल। तो कमल क्या हो गया, प्रधान हो गया। तो जलज, लंबोदर। शूलपाणी। शूल मतलब होता है त्रिशूल, पाणी मतलब होता है दोस्तों हाथ, अर्थात शूल है जिसके पानी में, त्रिशूल है जिसके पानी में। तो दोस्तों सारे शब्द शूलपाणी, जलज, लंबोदर, पीतांबर, श्वेतांबर, तो सारे शब्द कैसे होते हैं दोस्तों, योगरूढ़ शब्द होते हैं। जो दोस्तों अर्थ के आधार पर शब्द होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक होता है सार्थक शब्द और एक होता है निरर्थक शब्द। सार्थक का अर्थ होता है दोस्तों वे शब्द जिनका कोई सार्थक अर्थ निकलता हो, ऐसे शब्द सार्थक शब्द कहलाते हैं। सार्थक शब्द चार प्रकार के होते हैं, एकार्थी, अनेकार्थी, विपरीतार्थी, समानार्थी। एकार्थी का अर्थ होता है जिसका एक अर्थ निकलता हो, अनेकार्थी का अर्थ होता है जिसके अनेक अर्थ निकलते हो, विपरीतार्थी का अर्थ होता है जिसके विपरीत अर्थ निकलते हो, और समानार्थी का अर्थ होता है जिसके समान अर्थ निकलता हो। जैसे दोस्तों घर, अब घर एक शब्द है उसका एक ही अर्थ निकलता है, तो घर कैसा शब्द जाएगा, एकार्थी हो जाएगा। अनेकार्थी, अनेकार्थी में दोस्तों जैसे हम बोलते हैं कि एक शब्द और उसके दो अर्थ, जैसे मैंने बोला कि सजना। अब दोस्तों सजना का एक अर्थ क्या होता है, पति, एक अर्थ होता है संवरना वाला। तो दोस्तों ऐसे शब्द जिनके अनेक अर्थ निकलते, बहुत सारे शब्द है दोस्तों ऐसे। कढ़ाई, अब कढ़ाई एक होता है कढ़ाई बुनाई वाला, और एक कढ़ाई होती है हमारी खाना बनाने वाली, ठीक है दोस्तों। उसके बाद अली, एक अली का अर्थ होता है सहेली, एक अली का अर्थ होता है भौरा। ऐसे और भी बहुत सारे शब्द है दोस्तों, ठीक है, हम उन पर भी विचार करेंगे। समानार्थी शब्द अर्थात पर्यायवाची शब्द। निरर्थक शब्द नंबर 2 आता है सार्थक व निरर्थक। निरर्थक का अर्थ होता है दोस्तों जिसका कोई अर्थ नहीं निकलता। जैसे कई बार घरों में मम्मी चाय मीठी बना देती है, तो हम क्या बोलते हैं कि मम्मी आज तो चाय मीठी चट्ट बनी है। तो दोस्तों मीठी होता है, चट्ट कुछ नहीं होता। चट्ट जो दोस्तों जो ऐसे शब्द होते हैं जो उस सार्थक शब्द को और बढ़ावा दे देते हैं। मीठी चट्ट, चट्ट का मतलब दोस्तों क्या होता है कि उस मीठे को और बढ़ावा दे दिया कि बहुत ज्यादा मीठी बनी है, ठीक है। तो चट्ट कैसा शब्द हो गया, निरर्थक। और जब चाय फीकी बनती है दोस्तों तब हम क्या बोलते हैं कि मम्मी आज तो चाय फीकी फस्स बनी है। तो जो फस्स कुछ नहीं होता दोस्तों, फस्स शब्द नहीं है। फस्स ने क्या करा दोस्तों, फीकी को और बढ़ावा दे दिया कि मतलब मम्मी चाय में शक्कर डालना भूल गई है। दोस्तों जब हमारे घरों में शादी होती है तो हम क्या बोलते हैं, चलो आओ कपड़े लत्थे लेते हैं। दोस्तों कपड़े लेते हैं, लत्थे क्या होता, लत्थे कैसा शब्द है, निरर्थक शब्द है। मेहमान आए तो बोलते हैं पानी वानी ले आओ, पानी ले आओ दोस्तों, वानी क्या होता। तो दोस्तों ऐसे शब्द जो सार्थक शब्दों को बढ़ावा दे देते हैं तथा सार्थक शब्दों के अंत में लगाए जाते हैं, सार्थक शब्दों के साथ लगाए जाते हैं, निरर्थक शब्द कहलाते हैं। चाय वाय, पानी वानी, धन दौलत, ठीक है दोस्तों। उसके बाद यहाँ पर हमारा प्रयोग के आधार पर शब्द का टॉपिक खत्म होता है। प्रयोग के आधार पर वाले में दोस्तों हमारे टोटल 16 टॉपिक होते हैं, ज्यादा ही होते हैं दोस्तों। 4 टॉपिक हमारे ये हो गए, 4 ये हो गए, 8 और 5 13, 13 और 3 16, 16 और दोस्तों ये 4 20। दोस्तों ये 20 जो टॉपिक हैं छोटे छोटे, इन 20 टॉपिक से 20 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। ये दोस्तों 20 टॉपिक हमारे ये हो गए और 8 टॉपिक हमारे ये हो गए, छोटे छोटे 28 टॉपिक है दोस्तों। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, हम धीरे धीरे अपने सब्जेक्ट को आगे बढ़ाते हैं। इसके बाद दोस्तों हम देखेंगे कि व्याकरण में और हम क्या क्या पढ़ेंगे। बहुत सारी छोटी छोटी चीजें होती है दोस्तों, वर्णमाला, संधि, समास, रस, छंद, अलंकार, ये जो सारे टॉपिक होते हैं इनके बाद हम शब्द विचार पर हमारी कमांड बनाते हैं। शब्द विचार के बाद दोस्तों आता है वाक्य विचार।
वाक्य विचार। वाक्य क्या होता है दोस्तों? शब्दों के व्यवस्थित क्रम को वाक्य कहते हैं। दो या दो से अधिक शब्दों का ऐसा व्यवस्थित क्रम जिसका कोई सापेक्ष अर्थ प्रकट होता है वाक्य कहलाता है। वाक्य जो होते हैं दोस्तों रचना के आधार पर तीन प्रकार के होते हैं, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य। सरल वाक्य क्या होते हैं, संयुक्त वाक्य क्या होते हैं, मिश्र वाक्य क्या होते हैं, ये हम पढ़ेंगे। वाक्य विचार के बाद आते हैं हमारा छोटे छोटे टॉपिक होते हैं दोस्तों। इसके बाद एक हमारा टॉपिक होता है प्रत्यय उपसर्ग, जो कि हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। प्रत्यय जो होते हैं वो शब्द के अंत में लगाए जाते हैं, उपसर्ग जो होते हैं वो शब्द के प्रारंभ में लगाए जाते हैं। वे शब्द जो किसी शब्द के प्रारंभ में लगकर उसके अर्थ में विशिष्टता ला देते हैं उपसर्ग कहलाते हैं। अलग अलग भाषाओं के आधार पर दोस्तों उपसर्ग का वर्गीकरण अलग अलग किया गया है। उपसर्ग के दोस्तों कोई भेद नहीं होते हैं, परंतु उपसर्गों का वर्गीकरण भाषाओं के आधार पर किया गया है। जैसे दोस्तों अगर हम संस्कृत भाषा की बात करते हैं, संस्कृत में जो उपसर्ग होते हैं वो 19 प्रकार के होते हैं। उर्दू और भी फारसी में जो होते हैं 22 से जो उपसर्गों की संख्या वो 22 है। हिंदी में जो उपसर्गों की संख्या है वो 10 है। अंग्रेजी में उपसर्गों की संख्या 8 है। संस्कृत में दोस्तों जो उपसर्गों की संख्या है मैं आपको बता देता हूँ, अति, अधि, अनु, अप, अपि, अभि, अव, आ, उत, उप, दुर, दुस, नि, निर, निस, र, प्रति, परा, परि, सम, सु, पि। उर्दू और फारसी में जो है दोस्तों उपसर्गों की संख्या वो 22 है। अल, कम, ना, खुश, गैर, बद, ला, सर, हम, ब, बा, बे, बर, बिल, बिला, एन, हर, फी, दर। हिंदी में जो दोस्तों उपसर्गों की संख्या है वो 10 है। अ, अध, अन, उन, औ, क ऑब्लिक कु, स ऑब्लिक सु, बिन, भर, दु। अंग्रेजी में डिप्टी, डिप्टी कलेक्टर, फूल, फुल प्लेट, हाफ, हाफ प्लेट। ठीक है दोस्तों, सब, सब इंजीनियर। इन सारे उपसर्गों को दोस्तों हमें एक साथ बोलना होता है। जैसे अति, अधि, अनु, अभि, अभ्यव, आ, उत, उप, दुर, दुस, नि, निर, निस, प्र, प्रति, परा, परि, सम, सु, वी, अ, अध, अन, उन, औ, कस, बिन, भर, दू, अल, कम, ना, खुश, गैर, बद, ला, सर, हम, ब, बा, बे, बर, बिल, बिला, एन, हर, फी, दर। दोस्तों ये हमारे सारे उपसर्ग थे। इस सारे उपसर्ग हम पढ़ेंगे, इन उपसर्गों के हम अर्थ देखेंगे, इन उपसर्गों के हम उदाहरण देखेंगे कि जो अत्यधिक शब्द है। अब अत्यधिक में कितने उपसर्ग लगे हैं? अति, धन, अधिक, अति, धन, अधिक, तो एक अति उपसर्ग है या अधिक में भी कोई उपसर्ग है? अत्याधुनिक, अति, धन, आधुनिक, आधुनिक में फिर कोई उपसर्ग है या नहीं है? प्रत्याशित, प्रति, धन, आशित, आशित में फिर उपसर्ग है आ, आधन, शित। दोस्तों धीरे धीरे हम सारे टॉपिक कवर करेंगे। ठीक है, प्रत्यय उपसर्ग के बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है मुहावरे। मुहावरे या लोकोक्ति। ठीक है दोस्तों, मुहावरे लोकोक्ति पढ़ेंगे। मुहावरे लोकोक्ति के बाद हम देखेंगे विराम चिन्ह। दोस्तों इस शब्द में बच्चे अधिकतर गलतियां करते हैं। चिन्ह होता है दोस्तों, चिन्ह नहीं होता। बच्चे लिखते हैं चिन्ह, जो कि गलत है। चिन्ह सही है, चिन्ह होता है दोस्तों। हिंदी और इंग्लिश में दोस्तों एक बेसिक सा डिफरेंस होता है कि हिंदी में हम जैसा बोलते हैं वैसा लिखते हैं, परंतु इंग्लिश में दोस्तों हम जैसा बोलते हैं वैसा नहीं लिखते हैं। एक उदाहरण देकर समझाता हूं दोस्तों। जैसे मैंने बोला ऑनेस्ट। अब दोस्तों ऑनेस्ट हम कैसा लिखते हैं? HONEST। इसमें H जो होता है दोस्तों क्या होता है? साइलेंट होता है। हम इसको क्या पढ़ते हैं? ऑनेस्ट। हम इसको हॉनेस्ट क्यों नहीं पढ़ते? क्योंकि इसमें H साइलेंट होता है। तो इंग्लिश में दोस्तों जैसा बोलते हैं वैसा लिखते नहीं है, परंतु हिंदी में हम जैसा बोलते हैं वैसा ही लिखते हैं। इसके बाद हम देखेंगे दोस्तों वाच्य। वाच्य को इंग्लिश में बोलते हैं वॉइस। एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, इंपर्सिबल वॉइस। हिंदी में वाच्य 3 प्रकार के होते हैं, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य। कर्ता की प्रधानता होती है जिसमें वो कर्तृवाच्य, जिसमें कर्म की प्रधानता होती है वो कर्मवाच्य, जिसमें भाव की प्रधानता होती है वह भाववाच्य। वाच्य के बाद दोस्तों हम देखेंगे प्रत्यय उपसर्ग हो गया हमारा, मुहावरे हो गए, विराम चिन्ह हो गए, और भी आगे बहुत सारे टॉपिक है दोस्तों। उन टॉपिकों को हम विचार करेंगे। उसके बाद हम एक छोटे से टॉपिक की चर्चा करते हैं। दोस्तों हिंदी में 4 चीजें होती है। जब हम वर्णमाला पढ़ते हैं तो वर्णमाला में बहुत छोटी छोटी चीजें होती है। नंबर 1 आता है दोस्तों वर्णमाला में अक्षर, वर्ण, शब्द, वाक्य।
5 मिनट में दोस्तों हम हमारे इन 4 छोटे छोटे टॉपिक कवर करते हैं, देन अपनी क्लास समाप्त करते हैं। दोस्तों अक्षर क्या होता है? मुख से क्या निकलती है दोस्तों? ध्वनि निकलती है। मुख से निकलने वाली ध्वनि को अक्षर कहते हैं। मुख से निकला क तो क क्या हो गया? अक्षर। मुख से निकला ख तो ख क्या हो गया? अक्षर। मुख से निकला ग तो ग क्या हो गया? अक्षर। मुख से निकलने वाली ध्वनि को अक्षर कहते हैं। दोस्तों चूंकि यह मुख से निकल रही है, इसलिए यह भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई होती है। चूंकि दोस्तों यह मुख से निकल रही है, इसलिए भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई होती है। अक्षर मुख से निकलने वाली ध्वनि को अक्षर कहते हैं। वर्ण क्या होता है दोस्तों? अक्षर के लिखित रूप को वर्ण कहते हैं। जैसे मैंने बोला क तो क क्या हो गया? अक्षर। मैंने लिख दिया क, अब क क्या हो गया? वर्ण। मैंने बोला ल तो ल क्या हो गया? अक्षर। मैंने लिख दिया ल, अब ल क्या हो गया? वर्ण। मैंने बोला ग तो ग क्या हो गया? अक्षर। मैंने लिख दिया ग, अब ग क्या हो गया? वर्ण। भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई क्या होती है? अक्षर होती है। वर्ण यह भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई होती है। क्यों? क्योंकि यह हम लिखते हैं। शब्द क्या होता है दोस्तों? दो या दो से अधिक वर्णों का ऐसा व्यवस्थित क्रम जिसका कोई सापेक्ष अर्थ प्रकट होता है, शब्द कहलाता है। जैसे राम, घर, आगरा आदि। ये सारे शब्द जो है दोस्तों, ये दो या दो से अधिक वर्णों से मिलकर बने हैं तथा इनका सापेक्ष अर्थ प्रकट हो रहा है, अर्थात यह शब्द कहलाते हैं। वाक्य का अर्थ क्या होता है दोस्तों? शब्दों के व्यवस्थित क्रम को वाक्य कहते हैं। जैसे राम सोता है, दो या दो से अधिक शब्द है दोस्तों, एक व्यवस्थित क्रम है, कोई सापेक्ष अर्थ प्रकट हो रहा है, अर्थात यह वाक्य कहलाएगा। 4 चीजें पढ़ी दोस्तों हमने, अक्षर, वर्ण, शब्द, वाक्य। मुख से निकलने वाली ध्वनि को अक्षर कहते हैं, यह भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई है। वर्ण अक्षर के लिखित रूप को वर्ण कहते हैं, यह भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई है। वर्णों के व्यवस्थित क्रम को शब्द कहते हैं, शब्दों के व्यवस्थित क्रम को वाक्य कहते हैं। दोस्तों इतना सफिशिएंट है ऐसा मुझे लगता है डेमो क्लास के लिए। दोस्तों इसी के साथ हम आज की क्लास का समापन करते हैं, कल से हम अपनी क्लास रेगुलर स्टार्ट करेंगे। अच्छे से पढ़ाई कीजिएगा, अच्छे से नोट्स बनाइएगा, अपना ध्यान रखिएगा। ठीक है दोस्तों, ओके, बाय बाय, टेक केयर।